हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल जी आर एन पे वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन डन की पोइम नो मैन इज एन आइलैंड की समरी देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन इंग्लिश के फेमस पोइट हैं, ग्रेटेस्ट पोइट कंसीडर किए जाते हैं और ये वो पोइट हैं जिन्होंने रिलीजियस और सेक्युलर दोनों लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। बात की जाए इनकी बर्थ की तो ये जनवरी 22 1572 को इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुए और सेम सिटी में इनकी डेथ हुई मार्च 31 1631 को। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक पोएट थे, क्लैरिक थे और लायर थे। अब ये क्लैरिक थे तो इसका मतलब ये है कि ये चर्च से एसोसिएटेड थे, इनका चर्च में आना जाना था, ज़ाहिर है चर्च से ये जुड़े हुए थे। इसकी वजह से ये मज़हब के बहुत करीब थे और ये बात इनकी पोइट्री में भी देखी जा सकती है कि वो जहाँ बजा मज़हब की बात करते हैं, अक्सर वो चर्च का हवाला देते हैं। तो ये चीज़ इनकी पोइट्री में बहुत जो है हाईलाइटेड चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके एरा को देखें तो ये 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्री के एरा से बिलोंग करते हैं। खुद भी ये एक मेटाफिजिकल पोइट हैं और इनके की वर्क्स में होली सोनेट्स, डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स और द फ्ली शामिल हैं। इनकी राइटिंग के थीम्स जो हैं वो लव, डेथ, रिलीजन और ह्यूमन कनेक्शन है। लास्ट के ये जो 3 थीम्स हैं ये इनकी इस पोएम में आप देखेंगे। ख़ास तौर पे ह्यूमन कनेक्शन, ये जो पोएम है ये समझें उसी के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती है। और इनकी जो ख़ासियत है वो इनकी कम्प्लेक्स इमेजरी है कि ये चीज़ों को बहुत कम्प्लेक्स तरीके से इमेजिन करते हैं। इनका विट है और ये कि इनकी राइटिंग में रूहानी थीम्स बहुत पाए जाते हैं और फ़लसफ़े वाले भी। रूहानी थीम आपको पता है कि ये रिलीजन से करीब थे, लिहाजा इस रेफरेंस से इनके काम में ये थीम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बात करते हैं हम इनके पहले स्टैंजा की। नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये शुरू होता है इस पोइम की टाइटल फ्रेज से कि ठीक है, नो मैन इज़ एन आइलैंड इन टाइड ऑफ इटसेल्फ। वो ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जजीरा नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, खुद कफील नहीं है। इंटायर ऑफ इटसेल्फ मतलब खुद में ही मुकम्मल नहीं है। ठीक है, जज़ीरा अब क्या होता है? जज़ीरा या द्वीप, ये समुद्र के बीचों बीच, आपने जैसे लास्ट पिक्चर में देखा होगा, समुद्र के बीचों बीच ये होता है एक ज़मीन का, खुश्की का छोटा सा पैच होता है जिसके हर तरफ पानी होता है और ये खुश्की के बड़े खित्ते यानी एक कॉन्टिनेंट से, बड़े आज़म से जुड़ा हुआ नहीं होता। फिर ये कहते हैं कि एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट अ पार्ट ऑफ द मेन, यहाँ पे मेन कॉन्टिनेंट को ही कहा गया है। इसकी ट्रांसलेशन देखें तो ये होगी कि कोई भी आदमी जो है, हर आदमी वो बड़े आज़म का हिस्सा है, एक जो मरकज़ है, एक अहम जगह है, वो उसका हिस्सा है। इस पूरे स्टैंजा में जॉन डन का जो थीम है वो ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है, बल्कि वो एक पूरी इंसानियत का हिस्सा है। कॉन्टिनेंट को यहाँ पे इन्होंने एज अ मेटाफर यूज़ किया है, इस्तारे के तौर पे यूज़ किया है। किसके लिए? पूरी इंसानियत के लिए। और वो आइलैंड एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान जजीरा नहीं है, अलग थलग नहीं है, बल्कि वो एक पूरी ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है। जिस तरह ज़मीन के खुश्की के छोटे-छोटे हिस्से आपस में बहुत अच्छी तरह जुड़ के एक बड़े-आज़म बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह तमाम इंसान मिलके इंसानियत बनाते हैं। और इसीलिए हर इंसान इंसानियत का हिस्सा है, वो अलग-थलग नहीं है। वो मेन का यानी जो मरकज़ है वो उसका हिस्सा है, वो सबसे जुड़ा हुआ है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, एक इंसान जितना मर्ज़ी कहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी है, ठीक है, आपकी लाइफ़ आपकी है, बट स्टिल ये दूसरों से कनेक्टेड है। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आप लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो आपका लोगों से सामना होता है। ये एक ह्यूमन रियलिटी, आप इससे भाग नहीं सकते। इसके बाद जो सेकंड स्टैंज़ा है उसमें वो कहते हैं इफ़ अ क्लाउड बी वॉश्ड अवे बाय द सी यूरोप इज़ लेस। अच्छा, अब क्लाउड क्या होता है? क्लाउड होता है मिट्टी का एक टुकड़ा या मिट्टी का एक ढेला, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर इतना सा भी हिस्सा बड़े आज़म में से, कॉन्टिनेंट में से, ज़मीन में से इतना सा भी हिस्सा समुद्र में बह जाता है ना, तो यूरोप कम हो जाता है। वो यहाँ पे उन्होंने यूरोप को लिया है एज़ अ पीस ऑफ लैंड, मखसूस करके स्पेसिफिक करके बात की है कि अगर मिट्टी का एक ढेला भी समुद्र में बह जाए ना, तो यूरोप कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक जब इंसान है ना, उसका नुकसान पूरी इंसानियत पे असरअंदाज होता है। फिर वो कहते हैं एज वेल एज इफ अ प्रोमोन्टरी वर। प्रोमोन्टरी क्या है कि ये आप देख रहे हैं, ये ऊंचा सा बुलंद सा मुकाम है समुद्र के बीच में, जहाँ समुद्र ज़मीन से लगता है वहाँ पे एक लंबी सी अक्सर औकात एक पट्टी होती है जो
ज़मीन से बुलंद होती है, समुद्र की सतह से भी बुलंद होती है और ज़मीन से भी, बहुत छोटी-सी पहाड़ी टाइप वो जगह होगी। आप ये देख सकते हैं इधर पिक्चर में। वो कहते हैं कि ये जो एक टुकड़े का बहना है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है अहम जिस तरह के एक ये बुलंद मुकाम बह जाए। अब देखें, एक प्रोमोन्टरी अगर समुद्र में बहेगी तो काफ़ी बड़ा एक मास, एक बल्क ऑफ सॉइल, एक बड़ी अमाउंट में मट्टी बहेगी समुद्र में, जबकि क्लॉड तो एक मट्टी का छोटा सा ढेला है। लेकिन स्टिल जॉन डन कहते हैं कि ये क्लॉड का बहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि, बिल्कुल इतना ही अहमियत का हामिल है जैसे कि अगर कोई बुलंद मुकाम, कोई बड़ा मट्टी का बल्क में मास जो है वो समुद्र में बह जाए। यानी कि इसके पीछे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका थीम है, वो ये है कि अगर एक आदमी का नुकसान हो जाए, वो बज़ाहिर तो एक आदमी का नुकसान है, बट स्टिल ये पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान है। ये बिल्कुल इतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह सारी ह्यूमैनिटी का तमाम लोगों का नुकसान हुआ हो। एज वेल एज इफ़ अ मैनर ऑफ दाई फ्रेंड्स और ऑफ दाइन ओन। अब मैनर क्या है? हवेली को कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये नुकसान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम्हारे किसी अपने दोस्त की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया हो, और ऑफ दाइन ओन, वर्ड दाइन ओन तुम्हारा अपना, यहाँ के तुम्हारा अपना नुकसान हुआ हो। इन शॉर्ट पूरे स्टैंजा में उनका क्या थीम था कि एक मट्टी का टुकड़ा अगर समुद्र में बह जाए तो यूरोप कम हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्रोमोन्टरी समुद्र में बही हो। और ये नुकसान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके किसी अपने दोस्त का नुकसान हो या आपका अपना नुकसान हो। यानी कि इंसान एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं कि किसी एक इंसान का नुकसान हर दूसरे इंसान को समहाउ मुतासिर करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका अपना नुकसान हो गया हो। थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड। वो कहते हैं किसी भी इंसान की मौत मुझे कम करती है, डिमिनिशेस मी कम करती है, या मुझे असरअंदाज करती है, आप ये कह लें, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, क्योंकि मैं भी इंसानियत का हिस्सा हूँ। वो कहते हैं जब भी किसी एक इंसान की मौत होती है तो वो बिल्कुल, वो मुझे भी असरअंदाज कर रही है। किस तरह से कि तमाम लोग मिलके पूरी मैनकाइंड बनाते हैं, पूरी इंसानियत बनाते हैं। मैं भी इंसानियत का हिस्सा हूँ और जो आदमी मरा है वो भी इस इंसानियत का हिस्सा था, लिहाजा उसकी मौत मुझे भी असरअंदाज कर रही है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, वो मुझे भी कम करती है। क्यों? क्योंकि मैं तो सबसे जुड़ा हुआ हूँ। एंड देयर फॉर नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। वो कहते हैं इसलिए कभी ये मत पूछो कि ये घंटी किसके लिए बज रही है, ये तुम्हारे लिए बज रही है। धी, ये यू के लिए ओल्ड इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ किया जाता था। यहाँ पे कौन सी घंटी की बात की जा रही है? ये घंटी चर्च की घंटी की बात है। अब देखिए, जैसा कि शुरू में हमने बात की थी कि वो रिलीजन से करीब थे, वो चर्च से कनेक्टेड थे, तो उनकी पोएट्री में ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे भी वो रिलीजन की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चर्च की घंटी बज रही है, ये किसके लिए बज रही है? ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये हमारे लिए बज रही है। जो कोई सुन रहा है उसके लिए भी बज रही है। अब ये घंटी का बजना किस चीज़ की अलामत है? ये उन्होंने यहाँ पे डेथ के लिए यूज़ किया है कि ये मौत की अलामत है, कि हम सबको मरना है। हम सब के लिए ये जो घंटी है किसी एक इंसान की डेथ का ऐलान कर रही है। ये हम सबकी डेथ के लिए भी है। जो मौत है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तमाम लोग जिस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, सबकी ज़िंदगी में सेम फिनोमेनस भी अकर होते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने एट द एंड मरना है। जो मौत है ना, ये इंसान की हकीकत है और इससे सबने गुजरना है। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान मौत से एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, नहीं, सबको मरना है। तो यहाँ पे भी वो किसी एक इंसान की मौत की बात नहीं करते, वो सारी ह्यूमैनिटी को लेके चलते हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं कि ये घंटी सबके लिए बज रही है, किसी एक इंसान के लिए नहीं बज रही है, सबके लिए बज रही है कि एट द एंड सबको बचना मरना है। सो ये थी जॉन डन की पोइम नो मैन इज़ एन आइलैंड की समरी और उसकी एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको समझ आई होगी, आपने इसको समझा होगा। इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसको भी हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है इसके मुताबिक या किसी और चीज़ को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।